है, लेकिन ये लोग ब्लैक में बेच दिया। सिलेंडर की कालाबाजारी की गई, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग में बेचा गया। 25 तारीख के ऑनलाइन हम सिलेंडर बुक किए हैं, आज तक नहीं सिलेंडर मिला। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। ये युद्ध काल है और इस युद्ध का असर देश के रसोई घरों पे पड़ा है। वो आधी आबादी द्वारा चलाया जाना रसोई घर हो, यानी हर घर का रसोई घर हो, या फिर होटल इंडस्ट्री हो, वो खाने पर आफत आ गया है, पेटों में आग लगी पड़ी है। मामला बेहद गंभीर है और इस मोड़ पर देश के अलग अलग 6 राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहा है। एलपीजी गैस का संकट है, ब्लैक में मिल रहा है, उसके आपूर्ति पे, खपत पे एक अजीब सा संकट छाया पड़ा है और एक खतरा है केंद्र में कायम भारतीय जनता पार्टी पर। उसे याद है कि 1998 में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 1998 में प्याज ने जो आंसू रुलाए थे, वो आंसू तकरीबन 27 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ी थी। 1998 में दिल्ली की कुर्सी गई भारतीय जनता पार्टी से। शीला दीक्षित के नेतृत्व में चली आई कांग्रेस पार्टी, बमुश्किल 3 बार लगातार बनती रही मुख्यमंत्री। फिर बाद का दौर आया अरविंद केजरीवाल का, जो तकरीबन 13 सालों तक दिल्ली की कुर्सी बने रहे। 27 सालों का लंबा वक्त लगा भारतीय जनता पार्टी को उस प्याज के आंसू को भुलाने में। आप सोच सकते हैं कितनी करुणा का स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने ही दिल्ली में विधानसभा बनवाई थी। 1993 के चुनाव में नतीजे आए, मदन लाल खुराना के नेतृत्व सरकार बनी, उनको हटा दिया। क्यों जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि दिल्ली की पॉलिटिक्स वो अमर हो जाना चाहती है। साहब सिंह वर्मा को लाया गया, साहब सिंह वर्मा को एन चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को ले आया गया। ये सारे प्रयोग इसलिए किए गए, वो चाहती थी दिल्ली की गद्दी से हटे नहीं। लेकिन मंजूर खुदा होता है, वही होता है, लाख मुद्दे चाहे क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तकरीबन 27 सालों तक दिल्ली की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं आ पाई। ठीक वैसा ही युद्ध काल है। ये एलपीजी गैस का संकट है। ब्लैक मार्केटर्स की चांदी आई पड़ी है। किसी से पूछिए, हर कोई आज की तारीख में सिलेंडर के जुगाड़ में लगा पड़ा है और इसी मोड़ पर चुनाव हो रहे हैं। कहां कहां चुनाव हो रहे हैं जानते हैं आप? एक तो पश्चिम बंगाल, जहां पे लगातार 3 बार से ममता बनर्जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पे चाहती है कि चौथी बार उन्हें नहीं आने दे, चाहे जो हो जाए। और 2 चरणों में चुनाव होना है, अप्रैल में चुनाव होना है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बमबारी चल रही है, जो मुश्किलात आए पड़े हैं, जो हारमुज जलमध्य पे संकट छाया पड़ा है, जहां से एलपीजी का आवागमन होता है, 85% एलपीजी गैस वहीं से आता है। और कलकत्ता हो, पश्चिम बंगाल, वहां ब्लैक मार्केट की चांदी बनी पड़ी है। घर घर में लोग जूझ रहे हैं कि सिलेंडर का इंतजाम हो जाए, कतार में लोग खड़े हैं अलग तरीके से। इसका असर आने वाले चुनाव पे नहीं पड़ेगा, कहना नामुमकिन सा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खास करके जो पूरी ताकत लगाई पड़ी है ममता बनर्जी को आंसू उखाड़ने के लिए, और ममता बनर्जी के लिए बड़ा आसान है कि इस क्राइसिस की जिम्मेदारी या दोषारोपण मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे कर दे, सुशासन वाली उस पार्टी पे कर दे जो ये कह रही है कि मुझे ले आइए, मैं ममता बनर्जी से बेहतर शासन दे पाऊंगा। तो अगर वहां जो किल्लत है कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में गैस की, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है लोग कम बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला आयात निर्यात का मामला है। आयात करने में दिक्कत आ रही है इस युद्ध काल में, तो सारा ठीकड़ा भारतीय जनता पार्टी के सिर पे फूटने वाला है। तो आप बता दिए, पहली स्थिति से पश्चिम बंगाल में इस किल्लत से जूझना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में एक ममता बनर्जी की सरकार है। उनके हाथों में है कि उस किल्लत का समाधान करती है, नहीं करती, कैसे करती है, या इसे विकराल रूप बनाए रखती है। विकराल रूप बनाए रखने का फायदा ये है कि वो कह सकती है कि दिल्ली से ही नहीं आ रहा है, दिल्ली के लोग ही नहीं चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल के घरों में अलाव जले, गैस मिले, खाना बने। तो ये सारा मामला अगर तब तक खींचता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उस उम्मीद कि हवाई हो जाएगी, गैस में उड़ जाएगा, जिससे उसे लगता है कि ममता बनर्जी की जगह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा कुठाराघात उसी अंदाज में होने वाला भारतीय जनता पार्टी पर, जिस हिसाब से 1998 में दिल्ली में हुआ था, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल दिल्ली में प्याज की आंसू रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, वैसे ही कहीं पश्चिम बंगाल में न हो जाए। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं, असम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार पूरी ताकत से लगे पड़े हैं।
हेमंत बिश्व शर्मा की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में आ जाए। पहले सर्बानंद सोनकर पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हटा के हेमंत बिश्व शर्मा को लाया गया और इस बार उनकी परीक्षा है कि तीसरी बार हेमंत बिश्व शर्मा के सहारे भारतीय जनता पार्टी असम में आ पाती है। पूरा सारा कंट्रोल है, गैस आपूर्ति का भी कंट्रोल नहीं है हाथ में, तो केंद्र से सप्लाई ठीक होगा तब तो वहां गैस आपूर्ति ठीक हो पाएगी। वहां के पश्चिम बंगाल कामाख्या के घरों में, मां कामाख्या के घरों में देवी पूजन का अवसर है, माहौल चैत्र नवरात्रि पे अवसर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस समय जो हालात है, ग्राउंड रियलिटी है, गुवाहाटी हो, कामाख्या हो, बंगा तेजपुर हो, तमाम जगह हो, वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की असम में सिर चढ़ के बोल रहा है, लोगों को पेट का मामला है। और ये मामला ऐसा है कि असम में ये भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है, हेमंत बिश्व शर्मा की जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर पानी फिरने की बात तो नहीं, मैं कहूंगा हवा हवाई ना हो जाए ये उम्मीद, और भारतीय जनता पार्टी को असम में ऐसा करारा झटका लगे जिस असम के सहारे वो पूर्वोत्तर में अपना विस्तार ले पाई है। हेमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस से निकाल के इसलिए लाया गया था कि काफी हद तक मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में अपनी पैठ बना पाए, अपना स्टैंड बना पाए। असम का जाना या असम में तीसरी बार सरकार नहीं बना लेना भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये तो रही पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की बातें। उत्तर पूर्वोत्तर में जा पाती है नहीं, या फिर इधर आ पाती नहीं, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर के मामले को, अपने यहाँ तो कुछ पूर्वोत्तर कहते हैं, लेकिन इसे कहते हैं ईशान कोण। थाईलैंड में जहां संस्कृत का पालन होता है, थाईलैंड हो या इंडोनेशिया, उसमें पूर्वोत्तर को ईशान कहा जाता है। तो भारत के ईशान इलाके में ये दो अलग अलग बड़े राज्यों में चुनाव हो रहा है और ये गैस किल्लत का मामला वहां हावी ना हो जाए, ये खतरा है दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, कि जो पूरी ताकत उन्हें झोंक लिया है वहां पर वापसी के लिए, असम में वापस आ जाएं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाकर सत्ता में कायम हो जाए, उस उम्मीद को हवा हवाई न हो जाए। अब ये दो राज्यों के अलावा जो महत्वपूर्ण राज्य है, तमिलनाडु नीचे में बिल्कुल पैर पखाड़ती है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय काल है, चढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, इस कन्याकुमारी वाले राज्य में मुश्किल आ रही है। तमिलनाडु में एक सपना सा बना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता में आना या प्रभावशाली स्थिति में आ पाना, और लगातार प्रयोग हुए हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया है। एआईडीएमके के साथ जाकर चुनाव मैदान उतर रही है। उसे पूरी उम्मीद है कि वहां पर तीसरी बार वो डीएमके की सरकार निरंतरता के क्रम में नहीं आने देगी, जबकि वहां की स्थिति एमके स्टालिन के जरिए पूरा सांचा बांध लिया है। एआईडीएमके के एक मजबूत धड़े को उन्होंने अपने पास कर लिया, पनीर सेल्वम उनके पास आ गए। और इसके अलावा जो स्थिति है, जो कहते हैं डीएमके सत्ता विरोधी वोट बैंक के बंटवारे के लिए वहां मैदान में खड़े पड़े हैं विजय थलपति अगर वोट काटते हैं सत्ता विरोधी वोट, तो भारतीय जनता पार्टी या एआईडीएमके के साथ जो उम्मीद बनी पड़ी है वहां पे प्रभावशाली स्थिति में आने की, उस प्रभावशाली स्थिति की उम्मीद पर या उसकी हवा हवाई हो सकती है इस एलपीजी गैस क्राइसिस की वजह से। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर के लिए कितना संकट है। बहुत निवेश किया है, बहुत ताकत लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां की हैं, कहते हैं बम्बार्डिंग कर रखा है तमिलनाडु के अलग अलग इलाके में। मदुरई वगैरह में इतनी ज्यादा रैलियां हो गई हैं, अलग अलग इलाके में लोग बटे पड़े हैं, सब भगवा ही भगवा दिख रहा है वहां, और माहौल लगता है वहां सरकार में भगवा है चुनाव के अवसर पर। लेकिन ये एलपीजी गैस का सिलेंडर का जो क्राइसिस है, जो आग का मामला है, पेट में लगी आग का मामला है, वो कहीं इन तमाम कोशिशों के, तमाम मेहनतों को हवा में न उड़ा दे, ये खतरा तो है बना हुआ। और चौथा महत्वपूर्ण राज्य है केरल, जहां अरसे से भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीद है कि वहां वो सपना है मध्य प्रदेश में उनकी सरकार हो या प्रभावशाली स्थिति में हो। अपने हिसाब से नायर ग्रुप को उन्होंने समेटा है, क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयों को अपने हिस्से में किया है। इस बार के चुनाव को लेकर तिरुवनंतपुरम में जिस ढंग से वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार परचम फहराया है, तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी के लिहाज से लग रहा था कि आरएसएस कैडर जो लगातार जमीन पर मारे जा रहे थे, जो वहां लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है लंबे समय तक, और ग्राउंड पे असली लड़ाई तो आरएसएस के वर्कर्स और लेफ्ट के बीच होती है, जानलेवा लड़ाई होती है। उस लड़ाई का या उस बलिदानों का हिसाब लेने का वक्त था ये। इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद थे प्रभावशाली स्थिति में केरल जैसे राज्य में वो आ जाएगी, उसका एक सपना पूरा होगा, कन्याकुमारी का और ऊपर से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी सरकार है, या वो कांग्रेस को दरअसल रिप्लेस कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से गैस की किल्लत है, एलपीजी गैस की किल्लत है,
केरल के लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि प्रदेश सरकार कितनी जिम्मेदार है इस किल्लत के लिए, और इस किल्लत के लिए केंद्र सरकार कितनी जिम्मेदार है या हालात कितनी जिम्मेदार है। हालात को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार की है। कम से कम उनका ऐसा इंतजाम होना चाहिए, एलपीजी का फ्लो, रसोई गैस का जो फ्लो है, जो रसोई घर चलने का फ्लो है, लोगों के लिए खाना पकवान बनने का दौर है, नया साल बन रहा है, वहाँ ये मौका है चैत्र प्रतिपदा का, उस मौके पर ये क्राइसिस अगर दिख रहा है केरल में, तो आप समझ लीजिए सारी कोशिशें बेकार होंगी। ठीक उसी अंदाजे बेकार होंगी जैसा कि वो 1998 में दिल्ली में हो गया था। तो केरल में जो उम्मीद बनी पड़ी है उसका, और जो पांचवा राज्य है पुडुचेरी, पुडुचेरी का सीधा संबंध वहां के राजनीतिक ध्रुवीकरण का संबंध तमिलनाडु से। अगर तमिलनाडु में जिस सत्ता रहती है पुडुचेरी में वहीं जीतता है। जातिगत मामला है, तमिल संख्या का, आबादी का मामला है, वहां भी मोटे तौर पे ये क्राइसिस है जो एलपीजी की क्राइसिस है उसका कहते हैं बड़ा पराकाष्ठा है। वहां भी लोग बहुत अनुशासित होते पुडुचेरी के, वो समय से केंद्र शासित प्रदेश था, तो वहां पे कहते हैं अनुशासन ने भंग कर दिया, रंग में भंग ला दिया है। एलपीजी क्राइसिस का मामला है, वहां वो लोग कतार में नहीं रह रहे हैं, सब जुगाड़ में रह रहे हैं कि कैसे हम गैस सिलेंडर हासिल कर लें। पूरे देश में ये हालात है, और उस मोड़ पर जाकर के मोटे तौर पे ये काला बाजारी का मामला जो है, ब्रैकेट मार्केटियर्स की चांदी कटी हुई है, उसको अगर नियंत्रण नहीं कर पाती है, जैसा कि कहा है असम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है मुमकिन है वहां नियंत्रण कर ले, ठीक वितरण का इंतजाम कर ले, लेकिन बाकी राज्यों में प्रतिपक्षी सरकार है, केंद्र के उल्टी सरकार है, उसने भला क्यों ऐसा नियंत्रण करना है ताकि श्रेय केंद्र को मिले और चुनाव के वक्त पे मिले। हाहाकार जितना मचेगा उतना फायदा वहां पर भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचाने के क्रम में होगा। तो उम्मीद की जो किरण है, उम्मीद जो बनी पड़ी है, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो या केरल हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी उम्मीद पर कालिख लग सकती है, जैसे बर्तन में कालिख लग जा रहा है, कहते हैं कोयला लगाइए, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए। इस एलपीजी क्राइसिस से निकलने के लिए जो पुरानी भट्टी है उसमें लौ जगाइए। तो उस लौ में क्या भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद हवाई होने जा रही है। ये एलपीजी गैस की क्राइसिस ठीक उसी ढंग में भारतीय जनता पार्टी के जीवन में आने वाली है जैसा कि दिल्ली में 1998 में प्याज का मामला आया था। 5 सालों का शासन, सुशासन ही था। इनफैक्ट आप कहेंगे दिल्ली को एक कहते हैं आदर्श राज्य के तौर पे अलग अलग देशों में पेश करती थी भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए। देखिए दिल्ली में हमने कैसा किया, मदन खुराना कितना बढ़िया सरकार चला रहा है। चलिए छोड़िए जो हरियाणा का विस्तार है, कहा जाट थे अपने हिसाब से साहेब सिंह वर्मा, उनको प्रधानता देकर हरियाणा में घुसपैठ करने में मदद मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसके अलावा जब साहेब सिंह वर्मा के जरिए मामला नहीं संभला या फिसलता हुआ दिखा, तो अचानक से जो बड़ी ओजस्वी वक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री कुर्सी पर ले आया गया। लोगों को लगा कि सुषमा स्वराज के जरिए प्याज के आंसू को कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक महिला जब दिल्ली की कुर्सी बैठेगी तो वो मामला नहीं होगा जितना विकराल रूप पकड़ता जा रहा था। कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। आखिरकार कैसे नेफेड से मामला, प्याज आपूर्ति का मामले को कंट्रोल किया जाए, दिल्ली में कीमतों पे कंट्रोल किया जाए। दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी तब कंट्रोल नहीं कर पाई, ये तो पूरे देश का मामला है। तो उसमें जैसे लिपटी थी, तो क्या युद्ध काल में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पराजय का दौर है ये? क्या युद्ध काल का एलपीजी का जो क्राइसिस है भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबी बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है? आर्थिकी तंत्र का देश का क्या हो रहा है इसका तो आकलन सब कोई देख रहे हैं, कर रहे हैं। महंगाई अपने हिसाब से बढ़ी जा रही है, लेकिन एलपीजी का मामला इस चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तार का जो क्रम है, जो भारतीय जनता पार्टी को खींचने का क्रम है, उस क्रम में एक बड़ा जॉल्ट सा महसूस हो रहा है। कहते हैं सेमीफाइनलिस्ट 2026 के इस 5 राज्यों के चुनाव को कहते हैं 2029 में जो चुनाव होना है लोकसभा के लिए, उसका सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल में आप ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, सेमीफाइनल में अगर आउट हो जाते हैं, अगर असम में जहां आपकी सरकार बनी है असम में नहीं बन पाती है आपकी सरकार, या फिर बहुत ज्यादा उम्मीद से आप पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां ममता बनर्जी के रिप्लेस करने की उम्मीदें टिक जाती, ठहर जाती हैं, या फिर तमिलनाडु में अच्छा नहीं होता है तो साउथ के विस्तार का क्रम कर्नाटक में आने वाले दिनों में वहां उम्मीद कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरे और भारतीय जनता पार्टी का एक बेस है वहां जाके सरकार बनाए। आंध्रा है, तेलंगाना है, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद जो है वो तमिलनाडु के परफॉर्मेंस से या केरल के परफॉर्मेंस से निर्भर करता है, उसमें झटका लगना है। और इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव होना है। तो ये सेमीफाइनल में अगर नहीं आप बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो अगले साल उत्तर प्रदेश बाकी जो ऊपर का मैच होना है लोकसभा के चुनाव से पहले का, उसमें क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता हाथ जोड़े प्रार्थना किए बैठे हैं कि पूरा मामला जो मार्च का मामला है अप्रैल होते होते संभल जाए,
जिस दिन वोटिंग का दिन हो, हर के घर में सिलेंडर वैसे ही पहुंच जाए जैसे पहुंचा करता था। वो आंसू, वो ठहराव, वो भूख, पेट का भूख, सारा मामला समन्वित हो जाए, संभल जाए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।